जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर स्वरण सिंह साहब। प्रोफेसर डॉक्टर स्वरण सिंह जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ एशिया स्कॉलर्स के। पूरी दुनिया के मीडिया पे आते हैं, एक्सटेंसिवली लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच स्वरण सिंह साहब फॉर योर टाइम सर। शुक्रिया कमर। थैंक यू सर। सर आज आपसे जो गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि जो पर्टिकुलरली इंडिया के हवाले से कि जो बांग्लादेश की सिचुएशन डेवलप हुई है, हाउ डज इंडिया व्यू दिस? बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं। एक एंगल ये आ रहा है कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग लेडी जो है उसको प्रॉप अप किया, उसको सपोर्ट कर रहे थे। एक एंगल ये आ रहा है कि इंडिया की नेबरहुड जो है वो बड़ी मजबूत थी लेकिन अब थोड़ी कमज़ोर हो गई है क्योंकि नए पॉलिटिकल प्लेयर्स आएंगे। वो कैसे पॉलिटिकल प्लेयर्स होंगे, वो क्या पॉलिसीज लेके आएंगे, और इंडिया शायद इस हवाले से खाइफ रहता है कि अगर इस्लामिस्ट पावर में आ गए वहाँ पे तो इंडिया के लिए शायद जो है वो एक चैलेंज होगा। हाउ डू यू सी दिस सर एज ए स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दिस डेवलपमेंट्स? इंटरनेशनल रिलेशन के नज़रिए से देखें तो सबसे पहले तो कहीं पर भी यदि पड़ोस में इंस्टेबिलिटी है तो उसका जाहिर है कि असर भारत पर होगा। किस तरह का असर होगा, कितनी देर तक वो असर रहेगा, वो अलग बात है। तो सबसे पहले तो यदि बांग्लादेश में जिस तरह से अचानक अस्थिरता आई है, जबकि ख़ासकर बांग्लादेश को पूरे साउथ एशिया का आप मॉडल मानते थे, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पिछले 20 सालों में जब शेख हसीना वज़ीर आज़म थी वहाँ तो काफ़ी तरक्की हुई वहाँ। ऐसी बात नहीं कि तरक्की नहीं हुई। ख़ासकर उनकी जो जीडीपी आप देख लें, वो करीब $65 बिलियन से $455 बिलियन पहुंची। उससे पर कैपिटा इनकम अच्छी हो गई, फॉरेन ट्रेड में बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये भी उसके साथ मानने वाली बात है कि अपोजिशन इलेक्शंस को लगातार बाइकआउट करती रही, पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में अवामी लीग को मैंडेट मिला जनता का, और वो प्रधानमंत्री बनी रही। तो मुझे लगता है कि किसी भी बड़े नेता को बनाना या ना बनाना वो वहाँ के अवाम का जिम्मेदारी भी है और हक भी है। और बांग्लादेश के अवाम ने लगातार उनको बार बार जीत कर प्रधानमंत्री बनवाया। अब ये अचानक जो कुछ चीज़ें हुई, खासकर आप देखें पिछले 2 या 3 महीनों में, उसमें लगातार इतनी तेज़ी से बदलाव आया कि उसको कुछ हद तक समझने में मुझे लगता है टाइम लगेगा। पर जो इमीडिएट सिचुएशन है, जो वायलेंस है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। खासकर माइनॉरिटीज़ पर जो वायलेंस का खतरा है, जो लगातार बना रहा है, शुरू से बना रहा है, वो अब और ज़्यादा ख़राब एक तरह से हालात वहाँ हो रहे हैं। तो उसको लेकर भी भारत को थोड़ी सी चिंता है। भारत ने कहा भी है इसको लेकर कि चाहेंगे कि माइनॉरिटीज़ को वहाँ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और ख़ासकर आप देखें कि एक माइनॉरिटीज़ के मंत्री को चुना गया और उनको बुलाया जाए और वो ओथ ओथ लेने आए भी नहीं, क्योंकि उनका यही कहना था कि माइनॉरिटीज़ इस वक्त बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं। डॉक्टर यूनुस ने हालांकि कहा है कि माइनॉरिटीज़ को सिक्योर फील कराना हमारी जिम्मेदारी है, पर फिलहाल चीज़ें जो है वो काबू में आ नहीं रही। तो मुझे लगता है भारत के लिए सबसे पहले तो जो इमीडिएट मसला है वो यही है कि किस तरह से जो माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में हैं, जब पूरा जो वायलेंस है उस पर इमीडिएटली कंट्रोल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये एक तासुर दिया जा रहा है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत ने इमीडिएटली बांग्लादेश को एक कम्युनल लेंस से देखना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम लेंस से देखना शुरू कर दिया। उसकी बात यह है कि लोग तो वहां पे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं वो 200-300 बंदा मारा गया वो सारे हिंदू तो नहीं है, डेफिनेटली वो मुसलमान है उसमें से मेजोरिटी। लेकिन डेफिनेटली इस तरह के वायलेंस में जहाँ पे स्टूडेंट्स को खुद मेरा ख्याल है तमीज नहीं आया, वो जिस पे मर्जी चढ़ाई कर देते हैं, जिसका मर्जी घर जला देते हैं, जिसकी मर्जी गाड़ी जला देते हैं। तो इसको इमीडिएटली अगर आप इस लेंस से लेके चले जाएं और एक स्टेट लेवल पे और मीडिया लेवल पे ये शुरू कर दिया जाए, तो इजंट इट इंडिया प्रेशराइजिंग बांग्लादेश
कि भाई आप हमें जो है आप हमें ये हमारे जो इंटरेस्ट है उसको कैटर करें। पहली बात तो ये है कि मैंने खुद अपने इस चैनल पे इंडिया बांग्लादेश की जो 10% माइनॉरिटीज में जो 8% हिंदू है, मैंने खुद उसके ऊपर प्रॉपर शोज किए हैं, मैंने खुद किए हैं। लेकिन जस्ट जो तासुर इमेज हो रहा है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि इंडिया बेसिकली इज यूजिंग इट एज ए टूल टू प्रेशराइज बांग्लादेश टू कम ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, के पहले ही उनको अंडर प्रेशर कर लो, जबकि बाकी तो सैकड़ों मुसलमान भी वहां पे मारे जा रहे हैं। कमर, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा नहीं कि केवल माइनॉरिटीज़ ही वहाँ मतलब उनको मुसीबत है या उनको किसी तरह की जानो माल का ख़तरा है। बहुत लोगों को खतरा है। पर आप देखें कि जैसे कहीं किसी देश में मान लो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर कोई खतरा आता है, तो बड़े मुस्लिम देशों से हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करें या कुछ कहें उसके बारे में। और वो जो मुस्लिम वहाँ परेशानी में होते हैं, वो भी उम्मीद करते हैं बड़े मुस्लिम देशों से कि वो कुछ उनकी बात सामने लाएं, उनको सेफ रखना कैसे है इसके बारे में सोचें। तो भारत में आप देखें कि 80% से ज़्यादा हिंदू मानते हैं लोग अपने आप को। और दुनिया में नेपाल में दूसरे नंबर पे हिंदू रहते हैं, और बांग्लादेश में तीसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की है। तो जाहिर है कि उनकी एक उम्मीद भी होती है कि भारत जो सबसे बड़ा देश है, जिस जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, वो देश कुछ कहे इसको लेकर, कुछ सोचे उनके बारे में। और ख़ासकर तब जब लगातार ख़ासकर हिंदुओं पर अ, कुछ ना कुछ मुसीबत बांग्लादेश में हमेशा से रही है। तो 1901 में आपको तो पता ही है, जब सबसे पहले सेंसस हुआ था तो करीब 34% इस पूरे एरिया में हिंदूज थे। और जब फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ 71 में, तो उसके बाद 3 साल बाद 1974 में सेंसस वहाँ हुआ, तो करीब 14% हिंदू उस वक्त थे। आज वो 7% से भी कम है। तो एक तो मोटे तौर पे या तो वो मारे गए हैं, या कन्वर्ट हो गए हैं, या देश छोड़ के भाग गए हैं। तो जो माइनॉरिटी है उसमें हिंदुओं की एक उम्मीद होती है कि भारत कुछ उसमें बात कहेगा। हालांकि भारत ने हिंदुओं की बात के साथ साथ माइनॉरिटीज़ की बात की है कि माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो इसलिए जाहिर है कि हिंसा तो खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान ने कहा, भारत ने कहा कि हिंसा खत्म होना चाहिए। और जनरल माइनॉरिटीज़ की बात की, वो चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटी हों या दूसरे माइनॉरिटी हों, सबको सुरक्षा सिक्योरिटी मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है अंतरिम सरकार की, वर्किंग जो गवर्नमेंट इस वक्त है, वो उस तरफ भारत ने इशारा किया। प्रेशर बनाने की मुझे लगता है कोई बात इसमें नहीं है, क्योंकि भारत ने तो कहा कि जो भी सरकार है उसके साथ हम मिलकर काम करना चाहेंगे। और बांग्लादेश कोई कमज़ोर या छोटा देश नहीं है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ा देश है, और ख़ासकर उसका जैसे इकोनॉमिक मॉडल सामने आया था, इतनी तरक्की हुई वहाँ। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि प्रेशर की कोई तकनीक सोचेगा भी भारत। वो बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव तकनीक होगी, खासकर जब आप देखते हैं कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। वो अपने आप एक नाराज़गी का वजह है कुछ लोगों को बांग्लादेश में। तो इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स का तो कोई सोचेगा ही नहीं, बल्कि दोस्ती से तालमेल कैसे आगे बढ़ाना है, और जितनी हिस्सेदारी बनी हुई है, साझेदारी बनी हुई है, उसको फिर से वापस पटरी पर लाना है और उसको आगे बढ़ाना है, ताकि बांग्लादेश को भी फ़ायदा हो, भारत को भी फ़ायदा इसी में है कि यदि बांग्लादेश में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी रहती है, प्रोग्रेस होती है। तो नेचुरली जब बांग्लादेश में प्रोग्रेस हो रही थी, तो भारत से दर्जनों कंपनियां जाकर वहाँ इन्वेस्ट कर रही थीं, वहाँ सामान बेच रही थीं। जो ट्रेड है वो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में भारत बांग्लादेश का। तो मुझे लगता है कि हाँ, हिंदुओं की वहाँ से थोड़ी सी उम्मीद होती है कि भारत कुछ कहे। पर भारत ने बहुत ही मेजर्ड एक तरह से रिस्पॉन्स दिया, जिसमें माइनॉरिटीज़ की बात की है और साथ में मिलकर बात करनी, मिलकर चीज़ों को सुलझाने की भी बात की है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हिंदू बेशक बांग्लादेश में हों या पाकिस्तान के अंदर हों, उनकी तादाद कम हुई है, जो जो हकीकत है जिसको मानना भी चाहिए। और मेरा ख्याल है
कि दोनों मुल्कों की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट देना, जिसमें उनको ये ना महसूस हो कि यहाँ पे उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती की जाएगी या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाएगा। ये मेरा ख़्याल है हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, भले बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम हो। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये जो तब्दीली आई है बांग्लादेश के अंदर, क्या ये एक इंडिजिनस इंटरनल तब्दीली है या क्या आपको लगता है कि ये इंजीनियर्ड है? फॉर एग्जांपल, शेख हसीना वाजिद के बेटे कहते हैं कि जी आईएसआई ने किया, किसी ने कहा चीन ने किया। एक तासुर इंडिया के अंदर ये भी मैंने, क्योंकि इंडिया को हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया इज अ पावर हाउस। देखें, पूरे खित्ते में जो कुछ होना है आपने पहले इंडिया में देखना, इंडिया में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया में ये कहा जा रहा है कि ये सीआईए का एजेंट है। कई लोगों ने ये भी कहा कि देखो इसको ओबामा हार पहना रहा है, विकीलीक्स की पुरानी केबल्स निकल आएंगे, उस केबल में ये फलाने अमेरिकन पॉलिटिकल काउंसलर को ये लफ्ज कह रहा है कि मुझे वजीर आजम बनाओ, एंड सो फोर्थ। आपको इसे कैसे देखते हैं? इज इट मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग या इज इट प्योरली एन इंडिजिनस ग्रास रूट लेवल पे एक मूवमेंट उठी जो दैट वाज बेस्ड ऑन ग्रीवेंसेस, और जो शेख हसीना की जो हैवी हैंडेडनेस थी उसके खिलाफ थी? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? कमर 2 या 3 चीज़ें इसमें समझना ज़रूरी है। पहले तो ये कि स्टूडेंट मूवमेंट अपने आप में बहुत ताकतवर होता है, पर स्टूडेंट मूवमेंट इतनी ताकतवर सरकार को ऐसे कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को भागने पर मजबूर कर दे, ये थोड़ा सा उसमें अटपटा लगता है समझने में। उनके पीछे कौन था, किसका सपोर्ट था, किसका डायरेक्शन था। तो ये सब सवाल फिर उठते हैं कि क्या कोई और भी था इसमें, चाहे वो अंदरूनी ताकतें हो। मान लो बहुत लोग मानते हैं सेना का भी हाथ हो सकता है इसमें, कुछ लोग चीन की बात करते हैं, कुछ लोग जैसे आपने कहा आईएसआई की बात करते हैं। पर दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो ज़रूरी है, वो ये कि अभी लेटेस्ट क्या डिस्कशन है इस इशू को लेकर। और लेटेस्ट डिस्कशन आज के मीडिया में ये है कि वजीर आजम शेख हसीना जाने से पहले एक स्पीच देना चाहती थी, और उस वक्त उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने कहा इतना समय नहीं, आपको जल्द से जल्द यहाँ छोड़ के जाना होगा क्योंकि लोग घुस चुके हैं घर में। तो वो जो उनका स्पीच का वर्शन है वो आज मीडिया में आया है। तो उसमें तो उन्होंने साफ कहा है कि 2 काम मैं यदि कर लेती तो मैं पावर में रह सकती थी। पहला तो ये कि यदि लोगों को, बच्चों को सड़कों पे मरने देती, लाशें गिरने देती, तो शायद मैं सत्ता में बनकर रह सकती थी। वो मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने चाहा कि मेरे यदि जाने से ये वायलेंस रुक सकता है तो मुझे जाना चाहिए। दूसरी और उससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प बात उन्होंने उसमें कही है वो ये कि यदि मैं, जो उनका सेंट मार्टिन आइलैंड है, वो अमेरिका को दे देती और अमेरिका का पूरा दबदबा बन जाता बे ऑफ बंगाल में, तो भी मैं आराम से सरकार में रह सकती थी। और वो भी मुझे, जो सॉवरेनिटी है मेरे अपने देश की, उसको मैं सरेंडर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उनका आज इशारा साफ है कि अमेरिका का उसमें रोल रहा है। और ये बात उन्होंने अभी कही है। वो क्यों लगता है कि कुछ हद तक उनका वो वर्शन अभी पैदा नहीं हुआ इंडिया में आके। मई में भी उन्होंने 2-3 बार ऐसी बात कही थी कि कुछ जो वाइट देश हैं, वेस्टर्न देश हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके ईस्ट में कुछ हिस्सा बांग्लादेश का और कुछ हिस्सा म्यांमार का लेकर ईस्ट तिमोर जैसा एक क्रिश्चियन कंट्री यहाँ क्रिएट किया जाए। ये उन्होंने पहले भी कहा था। तो उनका इशारा था अमेरिका की तरफ पहले भी, जो उन्होंने आज बहुत अच्छे से खुलासा किया उसका कि क्या वो कहना चाहती थी और क्या हो सकता था। तो फिलहाल तो वर्शन ये है। अब ये वर्शन कैसे हम ऑथेंटिकेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ था? जाहिर है कि अमेरिका तो मना ही करेगा कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। तो अब मीडिया जो है वो उसको पाकिस्तान के साथ भी जोड़ के दे रहा है, क्योंकि मैं कमर आपसे बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में भी वो यही फिर वो स्पेकुलेशन शुरू हो गया है कि
आमिर खान की सरकार को जिस तरह से हटाया गया, उन्होंने भी यही कहा था कि इसमें अमेरिका का हाथ है। तो क्या अमेरिका दक्षिण एशिया में कुछ अलग तरीके से करना चाह रहा है? और जैसा आपने कहा कि भारत बड़ा मुल्क है इस एरिया का, इस खित्ते का, तो क्या अमेरिका भारत का जो रवैया रूस को लेकर है, और हमारे वज़ीर आज़म जो अभी रूस गए थे, उसको लेकर कुछ ये भारत की ओर भी इशारा हो रहा है क्या अमेरिका से, या पाकिस्तान में इशारा हो रहा है, या बांग्लादेश में इशारा हो रहा है? पर ये अब मुझे लगता है जो पहले बातें हो रही थी कि आईएसआई का रोल है और चीन का रोल है, वो थोड़ी दब गई हैं इस वक़्त, और अब मीडिया का पूरा ध्यान अमेरिका के रोल पर चला गया, और अमेरिका के दूसरे क्या-क्या इधर कारनामे हुए हैं दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में, उस पर भी बात होनी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि शेख हसीना वाजिद इंडिया में बैठी हो और अमेरिका के बारे में बात करे और इंडिया की अप्रूवल उस पर ना हो? देखिए, जब वो इंडिया में बैठी हैं, इंडिया में वो एट द मर्सी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बैठी हैं। अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया, बर्तानिया उनको लेना नहीं चाहता, एक इंडिया ही इंडिया है। इंडिया में बैठ के जबकि आपका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है, बांग्लादेश ये आपको कह रहा है कि आप हमें वापस भेजें। इवन आई थिंक आई हर्ड इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ वकीलों ने कहा कि इनको वापस भेजा जाए एंड ऑल दैट। आपको क्या लगता है बेसिकली, अगर इंडिया ये महसूस कर रहा है कि ये अमेरिका ने कहीं ना कहीं करवाया है थ्रू द मिलिट्री, थ्रू अदर मीन्स, जो भी आपको पता है, उनके पास बड़े सोर्सेस बड़े होते हैं उनके पास, एंड समहाउ वो चाहते थे कि इंडिया की ये जो हेजमनी है खित्ते के अंदर, इसको थोड़ा काउंटर किया जाए। इंडिया बहुत उछल कूद रहा है, ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बातें कर रहा है, तो जरा इसको थोड़ा नीचे करो, ये एक था। तो इट मीन्स कि डॉक्टर ये जो एनएसए दोवल की अप्रूवल के साथ हुआ, ये शी कैन नॉट टॉक एनीथिंग अदर देन द अप्रूवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल साहब की अप्रूवल, जो इमीडिएटली उनको मिलने पहुंचे जब शेख हसीना वाजिद ने वहां पर लैंड किया। और कहा जा रहा है कि एनएसए दोवल का मिलना, इट मीन्स कि दैट वाज बेसिकली, वो इतनी करीब है इंडिया के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को तो पता ही कोई नहीं है कि वहां पे उस तरह की चीजें क्या हो रही हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे? पहले तो मुझे नहीं लगता है कि अलग-अलग जो अफ़सर हैं हमारे, उनका आपस में तालमेल नहीं है, उनको एक-दूसरे के काम का पता रहता है और अच्छे से तालमेल करके काम करते हैं वो। और जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के मिलने की बात है, तो क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, फॉर्मर वज़ीर आज़म हैं, तो विदेश मंत्री या कोई और मिलने से थोड़ा-सा वो फॉर्मल जो अपीयरेंस है प्रोटोकॉल का, वो अलग हो जाता है। और नेशनल सिक्योरिटी, वो एडवाइज़र हैं, वो मंत्री नहीं हैं। पहली बात तो ये कि फिर वो एडवाइज़र जो है वो जाके मिल लाते हैं उनको। और दूसरा, भारत ने इस मुद्दे को अभी तक ये कहा इसके बारे में कि हमारी जो पूरा कोशिश है वो ये है कि ये वज़ीर आज़म इन्होंने अचानक हमें ऐसी प्रपोज़ल दिया कि अब वो आना चाहती हैं भारत, तो उस वक़्त समय नहीं था बहुत ज़्यादा सोचने का। तो हमने उनको आने दिया और हमारा ध्यान केवल उनकी सुरक्षा पर है कि वो उनकी सिक्योरिटी पर कोई खतरा ना आए, और जब तक उनका कोई पक्का ठिकाना कहीं जाने का नहीं बन जाता, तब तक वो यहाँ रह सकती हैं, ये बात भारत ने कही है। दूसरी बात, आपने कहा कि वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए भारत के पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगी। ये स्पीच उनकी वहाँ की लिखी हुई है, वो रिकॉर्ड करना चाह रही थी ये स्पीच। तो ये स्पीच उनकी देश छोड़ने से पहले की लिखी हुई है, जो अब शायद पब्लिक हुई है मीडिया में। और ज़ाहिर है कि भारत तो नहीं चाहेगा कि इस तरह से एक्यूज़ेशन अमेरिका पे हो। भारत तो बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका का। इनफैक्ट बहुत से लोग, जैसे चीन है, उनको लगता है ज़रूरत से ज़्यादा ही हम लोग, भारत जो है वो अमेरिका के करीब है, जो दोस्त है अच्छा। तो यदि इतना अच्छा दोस्त है अमेरिका को, तो ज़ाहिर है कि भारत तो नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीज़ उछाली जाए बाहर और पब्लिक की जाए इस बात को। और एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि जो अब मीडिया में उस लेटर का जिक्र आया है, जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया होगा वहां स्पीच देने को, जो वो नहीं दे पाई थी, कम से कम उसमें उन्होंने ये लिखा है अभी भी कि वो वापस बांग्लादेश आएंगी। शायद ये उस वक्त की सोच थी, उसमें लिखा है कि वो वापस बांग्लादेश आएंगी। और अवामी लीग के उन्होंने जो कार्डर्स हैं उनको कहा कि कई बार मुसीबत हमारे पर आई है, पर ये नहीं कि हमारा
इसमें जो रोल है बांग्लादेश को लगातार आगे लेके जाने का, उसमें ख़त्म हो जाता है। हम इसको फिर से बनाएँगे, तैयार करेंगे, और ये लिखा उसमें कि मैं वापस आऊँगी, मैं बिल्कुल हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। हालाँकि उसके बाद उनके बेटे के कई बार बयान आ चुके हैं कि वो अब पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगी, अब वो वापस बांग्लादेश नहीं आएँगी, पर ये जो लेटर आज मीडिया में आया है, उसमें तो लिखा है कि वो कह रही हैं कि मैं वापस बांग्लादेश जाऊँगी। अब इसका क्या असर होता है आने वाले दिनों में, क्या वो वाक़ई बांग्लादेश वापस जाएँगी? और जो अभी जो गवर्नमेंट बनाई है, अंतरिम सरकार जो बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें हेड कौन है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर यूनुस तो अभी चीफ एडवाइज़र हैं। तो सरकार का कोई ना कोई मुखिया तो होना चाहिए। तो सरकार का मुखिया कौन है ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो क्या जो डॉक्टर यूनुस चीज़ें कह रहे हैं, उन पर इंडिया या शेख हसीना डिपेंड कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, या क्या फिर वो वही आर्मी चीफ को ही कहना होगा कुछ और उसका इंतज़ार करना होगा कि आर्मी चीफ क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तक तो जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो आर्मी चीफ ने ही की हैं। कितने लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, नए लोग अपॉइंट हो रहे हैं। 2 घंटे हुए थे शेख हसीना को देश छोड़े हुए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये रेवोल्यूशनरीज़ हैं। और वही आप देखें कि इको किया डॉक्टर यूनुस ने, जब पेरिस से उन्होंने कहा कि ये सेकंड रेवोल्यूशन है, सेकंड लिबरेशन कहा। तो इस वक़्त पावर सेंटर कौन है, ये भी थोड़ा-सा साफ नहीं है, हालाँकि कुछ-कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ही पावर सेंटर हैं फिलहाल। क्योंकि प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन तो वो शुरू से ही, आपको याद होगा कि वो शेख मुजीब रहमान ने उनको एक यंग मैन की तरह स्पेशली पिकअप किया था और फिर ग्रूम किया उनको उनके थ्रू आउट लाइफ में, तो वो अवामी लीग के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर यूनुस तो है, वो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल उनको बिल्कुल एडवाइज़र का रोल दिया गया है। तो अ, आर्मी चीफ क्या कहते हैं वो भी ध्यान से सुनना होगा। यदि वो कुछ कहते हैं कि वो शेख हसीना की सिक्योरिटी गारंटी करते हैं, तो हो सकता है वो वापस भी जा सकती हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है ये तो अभी एक बहुत ज़्यादा एक उनका इंटरनल मसला है। लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया में बैठ के अमेरिका पे इल्ज़ामबाज़ी जो है अमेरिकन्स इसको ज़ाहिर बात है रीड बड़े क्लियरली करेंगे। हम बेशक इसको जैसे मर्ज़ी रीड करें, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट इसको वैसे ही रीड करेगा क्योंकि अब आज से कल से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन्स आने शुरू हो जाएँगे कि वो देखो आपके और ये मेरा ख्याल है अभी की बात नहीं है, शेख हसीना वाजद ने आज से कुछ 4-6 महीने पहले भी ये बात की थी कि एक व्हाइट स्किन बंदा जो है उसने मुझे ये धमकी लगाई थी, ये इसी आइलैंड के बारे में ये जो आज उन्होंने ज़िक्र किया और आप उसको मेंशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कैसे देखते हैं इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? वेयर डज़ इट स्टैंड नाउ? मालदीव्स थोड़ा-सा हिला हुआ है। बांग्लादेश इज़ लाइक थोड़ा-सा इस पोज़ीशन में चला गया है। श्रीलंका की मालदीव उधर नेपाल में भी अलायंसेस ऊपर-नीचे रहते हैं। जैसे ही मोदी साहब की नई हुकूमत आई, उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली रीजनल पार्ट्स को एंगेज करने की कोशिश की। श्रीलंका गए, चीफ स्टेट गेस्ट बुलाया, इधर चले गए, खित्ते में फटाफट एंगेज किया, बिम्स्टेक के सारे लोगों को बुलाया, ओथ सेरेमनी में, तो एक बड़ा उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की। लेकिन आपको लगता है कि समहाउ इंडिया को एंगेज कर दिया गया खित्ते के अंदर? इट सीम्स लाइक इंडिया हैज बीन एंगेज्ड। आपको लगता है कि इंडिया स्विफ्टली इससे बाहर निकल आएगा? ये जो ये जो क्राइसिस है या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कैसे देखेंगे? कोई भी बड़ा मुल्क कमर जब तेजी से तरक्की करता है, तो उसको ये बड़ा उसकी ज़रूरत हो जाती है कि उसकी जो इमीडिएट पेरिफेरी है, जो पड़ोस है, नेबरहुड है, वो शांत रहे और वहाँ भी प्रॉस्पेरिटी आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा चीन का भी यही पॉलिसी थी 90 से 1990 से, वो हमेशा से कहता था कि पीसफुल नेबरहुड चाहिए उनको। और जैसे भारत में भी बदलाव आना शुरू हुआ, तो भारत को भी ज़रूरी लगा कि वो नेबरहुड फर्स्ट पर फोकस करे। हमारी आप खुद देख लें, आप तो पाकिस्तान से हैं, नेबरहुड में आज नहीं हमेशा से ही इंस्टेबिलिटी बनी रही है। हमारे आसपास जो छोटे कंट्री हैं, और पाकिस्तान में देखो मार्शल लॉ लगता है, मिलिट्री कू होते हैं, मिलिट्री चीफ आर्मी 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 चीफ प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अ, ये उथल-पुथल पाकिस्तान में लिमिट नहीं। आप देखें नेपाल में भी ऐसा है। नेपाल में पहले राजा का राज शासन था, रूल था, फिर वो
पंचायती राज आया, फिर वो पार्टीज आई, फिर वो माओइस्ट का पूरा लगातार स्ट्रगल चलता रहा। तो एक तो ये कि भारत के आसपास के मुल्कों में उथल-पुथल हमेशा होती रही। भारत ने अब ये कोशिश की, जब तेजी से ग्रोथ रेट वगैरह अच्छे हुए, कि क्या हम कुछ प्रोएक्टिव रोल कर सकते हैं। और ये पहले भी हुआ कई बार कोशिश। गुजराल डॉक्ट्रिन आपको याद होगा, जिसमें पहली बार उन्होंने कहा था, आई के गुजराल ने, कि रेसिप्रोसिटी की जरूरत नहीं है। यदि भारत किसी को हेल्प करता है तो जरूरी नहीं कि वो मुल्क भी वापस हेल्प करेगा हमें। तो ये सोच हमेशा से रही थी, और अब ये सोच और बढ़कर तेजी से आई। जैसे पहले लुक ईस्ट थी, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई। वैसे नेबरहुड फर्स्ट थोड़ा और जोर पकड़ा उसने। तो ये जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी है। दोनों नज़रिए से आप देखें इसको, तो ये बन जाता है ख़ास हिस्सा विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का, कि नेबरहुड स्टेबल रहनी चाहिए। और वो नेबरहुड स्टेबिलिटी के चलते ही जब ये अचानक ऐसे प्रपोजल आया, रिक्वेस्ट आई बांग्लादेश से, कि बस कुछ ही मिनटों में प्लीज़ हमें बताइए, हम तो एंटर करने वाले हैं आपकी एयर स्पेस। तो क्योंकि लंबे अरसे से शेख हसीना और पूरे बांग्लादेश का, मैं तो ये कहूँगा कि भारत के जो पड़ोसी देशों से रिश्ते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल और अच्छे रिलेशन बांग्लादेश से ही थे, मतलब आज तक थे। तो इतने अच्छे रिश्तों के होते चलते तो भारत ने कहा ठीक है आप आ जाएं। उनको लगा कि इस वक्त कहना कि नहीं हम सोच के बताएंगे तो वो बहुत खराब हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने यही तो कहा बाद में कि यदि पड़ोस में आग लगती है तो आप नहीं कह सकते कि ये मेरा मामला नहीं है, आपको आगे बढ़कर हेल्प करनी होगी। तो भारत ने हेल्प करने के नज़रिए से उनको कहा ठीक है आप आ जाइए, जब तक आपका कहीं दूसरी जगह जाने का प्लान नहीं बनता, जब वापस बांग्लादेश जाने का प्लान नहीं बनता, तब तक आप टेम्पररी यहाँ रह सकते हैं। तो उस नज़रिए से एक जिम्मेदारी अपनी महसूस की और जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की, उस नज़रिए से ये हुआ। पर क्या अमेरिका उसके बाद वीज़ा सस्पेंड कर देगा, ये नहीं कह सकते थे, पता नहीं था। और क्या अमेरिका के वीज़ा सस्पेंड करने से ब्रिटानिया का भी रोल, जो रुख है, जो उनका सोच है, वो बदल जाएगी, ये भी नहीं पता था उस वक्त। तो थोड़ी सी चीज़ें बदल गई अब एक के बाद एक। तो उससे नतीजा ये है कि वो अभी दिल्ली में ही है, और अब उन्होंने ये अपना जो ड्राफ्ट लेटर बनाया था स्पीच के लिए, वो प्रेस में रिलीज़ किया, जिसमें फिर वो पूरा निशाना अमेरिका की तरफ हो जाता है। तो वो उससे चीज़ें आपस में जुड़ती हुई नज़र आती हैं कि इमीडिएटली अमेरिका ने वीज़ा सस्पेंड क्यों किया। उन्होंने तो कहा ही नहीं था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। तो अपने आप ही एक प्रोएक्टिव एक्शन लेके आप उनका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आप वाक़ई उनको हटाना चाह रहे थे वहाँ, उनकी सियासत ख़त्म करना चाह रहे थे? तो बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है धीरे-धीरे समझ आएँगी और क्या होगा इसका। मोटे तौर पे ये है कि जो वायलेंस है उसको इमीडिएटली रोकना चाहिए। सबसे पहली तो ज़रूरत ये है बांग्लादेश की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से बांग्लादेश अमेरिका के मामलात ख़राब थे, लेकिन इंडिया ने बहुत कोशिश की जोड़ने की। बल्कि G20 में भी स्पेशली शेख हसीना को बुला के बाइडेन साहब से मुलाकात करवाई गई। वो भी एक कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके इनको कनेक्ट किया जाए। लेकिन आई थिंक अमेरिकन कहीं ना कहीं अपना दिमाग जो है वो बना बैठे थे कि नहीं, हमने इसको जो है वो रिमूव करना है। शायद इंडिया बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, एक इतना मजबूत मुल्क उसके साथ खड़ा हो गया। एनी हो, देखते हैं सर सिचुएशन आइंदा दिनों में कैसे अनफोल्ड होती है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर थैंक डॉक्टर यू। स्वामी सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, ऑफ कोर्स।